एक बार पुनः समझेंगे। संविधान में संशोधन भाग 20 आर्टिकल 368 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। संविधान में संशोधन, जिसे इंग्लिश में हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसका स्रोत क्या है? साउथ अफ्रीका। दूसरा, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? संविधान में संशोधन होता क्या है? एक्चुअली जैसे आप रोज़ अपने कपड़े चेंज करते हैं आवश्यकता अनुसार, मौसम बदलने पर आप अपने कपड़े गर्म और ठंडे करते हैं, अपने नेल्स काटते हैं, तो जिस प्रकार से आप समय अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से संविधान में यदि आवश्यकता पड़े तो यहाँ भी संशोधन किया जा सकता है। यदि कोई चीज़ जो 50 साल पहले, 100 साल पहले जैसी थी हमेशा शाश्वत काल के लिए ऐसी ही रहे, ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो जाएगी, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसका कारण ये है कि कुछ समय बाद जो चीज़ होती हैं वह आउटडेटेड होती चली जाती हैं। जैसे हमारे कपड़े का जो फैशन है आउटडेटेड होता चला जाता है, क्योंकि समय की मांग के अनुसार वो चीज़ नहीं है। उसी प्रकार से संविधान भी यदि यों की त्यों बना रहे शाश्वत काल के लिए, हमेशा के लिए, तो ये भी शायद समय अनुसार संविधान भी सबके साथ न्याय ना कर पाए। हो सकता है थोड़ा सा इतना ज़्यादा न्याय संगत, तर्क संगत, मतलब ज़्यादा अच्छा ना हो। तो इसके लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 368 का प्रोविज़न किया, जिसमें लिखा है संविधान का संशोधन। अतः अब जब कभी भी ऐसा लगे कि आवश्यकता लग रही है, ये प्रोविज़न रिमूव करना चाहिए, नया प्रोविज़न लाना चाहिए या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? संविधान के प्रोविज़न में अमेंडमेंट करते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न को ऐड कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं, है ना। हिंदी की बात करें तो परिवर्धन कुछ बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ चेंज कर रहे हैं, निरसन कुछ हटा रहे हैं। तो संविधान संशोधन का मतलब ये चीज़ करनी है, और इसका उद्देश्य है कि अपने लॉ को, विधि को और ज़्यादा अपडेट करना, स्ट्रॉन्ग करना, जिससे आने वाली समस्याओं का समाधान वो भी कर सके। तो आर्टिकल 368 जो कि मैंने बताया पार्ट 20 में है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इसका सोर्स है, इसमें टोटल 5 क्लॉजेज हैं। 5 क्लॉजेज, इसमें कई बार संशोधन भी हुआ इस कुछ आर्टिकल में। फिर दूसरा समझते हैं, संविधान में संशोधन भी कई प्रकार से हो सकता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कई प्रकार से हो सकता है। जैसे सिंपल मेजॉरिटी से, आप साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं कुछ प्रोविज़नों में। जैसे आर्टिकल 4, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239A, और कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हैं जहां पर सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, वहां पर चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, ड्यूअल मेजॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत। तो स्पेशल या ड्यूअल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपको जो सदन है उसके कुल का बहुमत चाहिए और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का भी बहुमत चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। अब ऐसे कौन से प्रोविज़न हैं जिसके लिए हमें विशेष यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए? तो आर्टिकल 368 के जो सेकंड क्लॉज है उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और इसके साथ एक परंतुक और है। जब हम परंतुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताई हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आर्टिकल 368 के सेकंड क्लॉज में अगर हम इसके प्रोवाइज़ो, यानी कि सेकंड क्लॉज में ये परंतुक दे रखा है जिसे हम प्रोवाइज़ो बोलते हैं, तो प्रोवाइज़ो में पॉइंट दे रखे थे ABCDE, कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं। तो इन क्लॉजेस के संबंध में हम बात करते हैं, तो इसको छोड़ करके
अन्य में यदि आप संशोधन करना चाहते हैं, भले ही वो आर्टिकल 368 ही क्यों ना हो, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फिर दोबारा समझते हैं। आर्टिकल 4, 169, 239 से 239A में सिंपल मेजॉरिटी, और जो इसके प्रोवाइजो में दे रखे हैं आर्टिकल 368 के परंतुक में जो इतने सारे प्रोविजंस, पार्ट और अनुसूची दे रखी हैं, शेड्यूल दे रखी हैं, उसमें यदि हमें संशोधन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें क्या करना होगा, जो हमारे राज्य हैं, कम से कम देश की आधे राज्यों की विधानमंडल से हमें अनुमति भी लेनी पड़ेगी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द स्टेट, रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट आपको लेना पड़ेगा। अमेंडमेंट शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन से रेटिफाई कराना पड़ेगा। कितने लेजिस्लेशन से? नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, जो हमारे स्टेट हैं उनमें से कम आधे राज्यों का बहुमत भी चाहिए इसके पक्ष में, यदि इसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। ये मैंने आर्टिकल 2 का परंतु पढ़ा। अब आर्टिकल 2 जो मैंने अभी छोड़ा, जिसके संबंध में स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में बात कर रहा था, इसको भी देख लेते हैं। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं अन्य प्रोविज़न में, जो मैंने आपको 2 बताए, इनको छोड़ करके, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो आप फिर दोबारा समझते हैं। आर्टिकल 368 के फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ मैंने बताया, किसी के प्रोविज़न को ऐड करना, वेरी करना है, रिपील करना। कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट को ये पावर है। तो यहाँ पर मैं इसको जरा आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है। अमेंड कर सकता है, किसको? बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो संविधान के किसी भी प्रोविज़न में ऐड, वेरी या रिपील कर सकता है कौन से प्रोविज़न द्वारा? जो भी इसमें अनुच्छेद में दे रखे हैं उस प्रोसीजर के अनुसार। तो आर्टिकल 368 के फर्स्ट क्लॉज में तो ये बताया है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी प्रोविज़न में अमेंड कर सकता है। अमेंड 3 प्रकार उन्होंने बताया, बाई ऐड, बाई वेरी, बाई रिपील, परिवर्तन, निरसन द्वारा। अब प्रक्रिया क्या होगी? तो सेकंड क्लॉज पढ़ते हैं। इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रायोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जाएगा। कि यदि आपको कुछ संविधान के किसी प्रोविज़न में अमेंडमेंट करना है, तो फिर आपको सदन के किसी भी सदन में वो जो विधेयक है वो लेके आना पड़ेगा। संविधान के किसी भी सदन में बिल को, जिसके माध्यम से आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, संसद के किसी भी सदन में लेके आइए, और जब आप उस सदन में वो बिल लेके आ जाएंगे संशोधन का, फिर उस सदन से वो बिल पास भी होना चाहिए। देखते हैं क्या लिखा है। मे बी इनिशिएट, हिंदी पढ़ लेते पहले। इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में, सदन 2 होते हैं, एक छोटा सदन, बड़ा सदन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट, कहीं भी ला सकते हैं पहले आप। इस प्रायोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब विधेयक प्रत्येक सदन से यानी दोनों सदनों से उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो बहुमत जो चाहिए दोनों सदनों में, मैंने बोला विशेष बहुमत, दोहरा बहुमत, इसका मतलब ये होता है कि कुल का बहुमत और जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनका बहुमत, उनके बहुमत से, उनके 2/3 बहुमत से, पहले तो कुल का बहुमत, फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से ऐसे ही पारित होना चाहिए। इसको हम डुअल मेजॉरिटी बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। पहले एक सदन से डुअल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वो हाउस दूसरा कोई भी हो सकता है, फिर वहाँ से भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। फिर उसके बाद देखते हैं, तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के, अनुमति के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता, कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम आर्टिकल 79 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट के पार्ट होता है, तो उसे भी पास या हस्ताक्षर होने पड़ेंगे। देखते हैं,
तो वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। देगा शब्द लिखा है, इसका मतलब बाउंड है। तो राष्ट्रपति भी जैसे ही दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट देगा। आगे, तब संविधान इस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। तब जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इसमें बताया उस अनुसार वो क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 368 के फर्स्ट क्लॉज में बताया कि सब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न में अमेंड करना है तो आपको जो शक्ति दे रखी है इस संविधान ने, वो दे रखी है पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट अमेंडमेंट के द्वारा कुछ भी कर सकता है। 3 चीज़ मैंने बताई, बाय एडिशन, वेरिएशन और रिपील, संविधान के किसी भी प्रोविज़न में। परंतु कैसे करेगा वो आर्टिकल 368 के सेकंड क्लॉज में बताया है। और जो प्रक्रिया है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा। और जब हम इसके परंतुक में जाते हैं, आर्टिकल 368 के परंतुक प्रोवाइजो में, तो वहाँ पर कुछ अनुच्छेद लिखे हैं, जैसे आर्टिकल 54, 55, 73, आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, या फिर पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 4, या फिर पार्ट 6 का चैप्टर नंबर 5, या फिर पार्ट 11 का चैप्टर नंबर 1, या 7th शेड्यूल जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पीछे दे रखी है, 7th शेड्यूल, या फिर संसद में यानी कि पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, या फिर इस अनुच्छेद के ऊपर यानी कि आर्टिकल 368 के प्रोविज़न में कुछ, यदि 368 भी इसमें इंक्लूड है, यदि इसमें कुछ आप अमेंड करना चाह रहे हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें देश की आधे राज्यों की विधानमंडल से भी रेटिफाई कराना पड़ेगा। और जब होगा तभी माना जाएगा संविधान में संशोधन हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया है कि रिजिड प्रक्रिया है, रिजिड, कठोर प्रक्रिया है। रिजिड का मतलब आसानी से कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, उसके लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत और विशेष परिस्थितियों में स्टेट की लेजिस्लेशन की आधे राज्यों के स्टेट का कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है। रिजिड का मतलब संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। जो सबसे इम्पोर्टेंट था आर्टिकल 368 का फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। बाद में जाके इसमें संशोधन तो बहुत सारे हुए, जैसे महत्वपूर्ण, तो वैसे महत्वपूर्ण चीज़ें में इतना ही याद कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है। 80-90% क्वेश्चन इतने से आएगा। तो भी कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे इसमें जो हेडिंग थी पहले कुछ और थी, परंतु यह आपका 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा हेडिंग चेंज कर दी गई गोलकनाथ केस के निर्णय के पश्चात। ऐसे ही आर्टिकल 368 का फर्स्ट क्लॉज भी पहले कुछ और था, वो भी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1971 में वो भी चेंज कर दिया गया। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज है उसमें भी अमेंड किया गया, वो भी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा संशोधित किया गया। थर्ड क्लॉज में भी 24वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। फोर्थ क्लॉज 42वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज हुआ और फिफ्थ क्लॉज 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ। तो पूरा आर्टिकल 368 24 में, 42 में, मतलब बहुत सारे संविधान संशोधन के माध्यम से इधर उधर हुआ, क्योंकि उस समय न्यायपालिका और विधायिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनके मध्य एक प्रकार से नाक वाली बात थी कि हम ऊपर या हम ऊपर। गवर्नमेंट कहती थी ऐसे होगा, जुडिशरी कहती थी नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही कराना पड़ेगा। ओके, तो उसके संबंध में आप कुछ एलएलबी के एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत एक आध केस आ सकते हैं, तो आप उस केसेस को थोड़ा बहुत समझ लीजिए। मैं ज़्यादा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो बेसिक स्ट्रक्चर का केस है। 368 का जो सबसे महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 का केस है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यहीं पर आया। तो यहाँ पर प्रश्न ये था इस केस में, क्या संविधान में संशोधन मूल अधिकारों में भी हो सकता है? मूल अधिकार जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन तो किसी भी भाग में हो सकता है, पर संशोधन के नाम से संशोधन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा संविधान हटा करके दूसरा संविधान ले आए। अर्थात संविधान की जो मूलभूत आधारभूत जो विशेषताएं हैं वो यों की त्यों होनी चाहिए,
अन्य चीज़ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, या अन्य प्रोविज़न में कुछ अमेंड करना है तो कर सकते हैं, परंतु संविधान की किसी भी ऐसी प्रोविज़न में अमेंड नहीं कर सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे, जिसको केशवानंद भारती के केस में कहा गया। उसके बाद लगभग यही चीज़ फॉलो की गई कई सारे केसेस में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी, और बल्कि ये भी कहा, इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट सब्जेक्ट विच वाज एडेड द सब्जेक्ट विच वाज एज आफ्टर 24 अप्रैल। यहाँ पर ये प्रश्न था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में भी संशोधन किया जा सकता है, तो कोर्ट ने कहा कि आप क्या 9वीं अनुसूची को भी चैलेंज किया जा सकता है यदि पार्लियामेंट ने संशोधन करके उसमें जोड़ दिया। तो कोर्ट ने कहा कि विच वॉज एडेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कैन बी चैलेंज, यानी कि 1973 के पश्चात जो भी आपने ऐड किया उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के संविधान के बहुत सारी चीज़ें, यदि उसमें कुछ मनमाने तरीके से संशोधन हो रहा है तो उसमें भी हम चैलेंज कर सकते हैं। एक और संबंधित केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, और उससे पहले थे शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फंडामेंटल राइट में भी कुछ भी संशोधन कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। एक तरीके से थोड़ा सा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ज़्यादा दिखा दी, परंतु जब केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, आप इसको संशोधन फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकते। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में मना कर दिया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो केस था वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, जो 1973 का केस था। इसी को बेसिक स्ट्रक्चर का हम केस कहते हैं। तो इस संविधान का संशोधन संबंधी प्रोविज़न संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। ओके।